नमस्कार। मैं मनोज पांडे एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ और जैसे कि आप जानते हैं कि आजकल हमारी समूह की सीरीज चल रही है और उसी के परिप्रेक्ष्य में मैं आपको पूर्ववर्ती इससे पहले ब्रिटिश प्रशासन के बारे में बता चुका हूँ और आज मैं आपके सामने एक टॉपिक लेके आया हूँ। जो मेरा टॉपिक है आज का वो है आपका स्वतंत्रता संग्राम में उत्तराखंड की भूमिका। तो स्वतंत्रता संग्राम में उत्तराखंड की क्या भूमिका रही, कौन कौन से लोग इसमें इन्वॉल्व थे, क्या क्या एक्टिविटीज हुई, क्या क्या घटनाक्रम हुए, उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पर संक्षेप में यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा जो आज का मेरा जो उप विषय है वो है बागेश्वर में कुली बेगार प्रथा का अंत। कि बागेश्वर में जो कुली बेगार प्रथा थी उसका अंत कैसे हुआ, कौन कौन से लोग इसमें इन्वॉल्व थे और क्या क्या उनको यहाँ पर प्रयत्न करने पड़े, कैसे उनको अंग्रेजों की कूटनीति से यहाँ पर जूझना पड़ा, उस बारे में मैं चर्चा करूंगा यहाँ पर। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि कुली बेगार आखिर होता क्या है। यदि मैं आपको बताऊं कि कुली बेगार ऐसा है कि जैसे आपको पता होगा कि जैसे कुली बेगार में ब्रिटिशर्स, जो भी ब्रिटिश अधिकारी थे, कर्मचारी थे, वो हमारे भारतीयों से जो भी काम करवाते थे उसके बदले में उनको कोई भी उसका भुगतान नहीं करते थे। तो उस चीज को हम कुली बेगार कहते थे, जिसमें क्या कहते हैं, वो सिर्फ शोषण करते थे, काम अपना करवा लेते थे लेकिन उसके बदले उनको कोई भुगतान नहीं किया जाता था, बल्कि उनके समय को यहाँ पर शोषित किया जाता था और बहुत सारे वर्गों का यहाँ पर शोषण किया गया। तो जिससे जो भारतीय वर्ग है बहुत ज्यादा यहाँ पर आहत हुआ, बहुत ज्यादा पीड़ित हुआ। तो उन्होंने एक बार डिसाइड किया कि हम इस कुली प्रथा का अंत जरूर करेंगे। और जैसे कि मैं आपको आगे बताना चाहूंगा तो इस परिप्रेक्ष्य में ऐसा था कि सारे ब्रिटिश कमिश्नर हमारे ऐसे नहीं थे कि जो कुली प्रथा का हर समय समर्थन ही करते थे। कुछ ऐसे हमारे ब्रिटिश कमिश्नर रहे हैं जो इस कुली प्रथा को अंत करना चाहते थे, समाप्त करना चाहते थे। यदि मैं उनका नाम लूं तो सर्वप्रथम ब्रिटिश कमिश्नर ट्रेल ने, जो ब्रिटिश कमिश्नर है हमारे ट्रेल, इन्होंने सर्वप्रथम 1822 में आपका इस प्रथा को हटाने का प्रयास किया तथा खच्चर सेना को विकसित करने का प्रयास किया। अब ये खच्चर सेना क्या थी भाई? खच्चर सेना ऐसा था कि जिस समय में ब्रिटिश सेना क्या कहते हैं भारतीयों से काम करवाती थी तो उस समय में स्वाभाविक सी बात है वहां पर जानवर भी होंगे, लेकिन वो जानवरों का उपयोग नहीं करते थे। वो सिर्फ चाहते थे कि भारतीय हमारे गुलाम बने रहे, मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी। तो उस समय यहाँ पर जो हमारे कमिश्नर ट्रेल है उन्होंने सोचा कि यार क्यों ना इस प्रथा को मतलब समाप्त किया जाए। उसके लिए उन्होंने प्रयास तो किया और उन्होंने सोचा कि खच्चर सेना का यहाँ पर विकास किया जाए ताकि मतलब जो खच्चर हैं, घोड़े गधे हैं, उनसे यहाँ पर सामान को ढोया जाए। जैसे मैं आपको बताऊं कि सपोज यहाँ पर यदि क्या कहते हैं आज कल यदि कोई अंग्रेज अधिकारी अल्मोड़ा से बागेश्वर आने वाला है तो अल्मोड़ा से ही उसको कंधे में लेके एक डोली में कंधे में उसको यहाँ पर पहुंचाया जाता था अल्मोड़ा से बागेश्वर, जिसमें काफी सारे लोग इन्वॉल्व होते थे और इसके बदले उनको किसी प्रकार का कोई भुगतान नहीं किया जाता था। तो इसीलिए जो कमिश्नर ट्रेल थे वो चाहते थे कि इस कुप्रथा का अंत होना चाहिए। यद्यपि उन्होंने प्रयास भी किया लेकिन वो प्रयास सफल नहीं हो पाया। उसके बाद यदि मैं बात करूं, उसके बाद हमारे उत्तराखंड में 1840 में लोहाघाट के ग्रामीणों ने इसका विरोध किया। उन्होंने सैनिक छावनी में अपने बर्तन बेचने से मना कर दिया। जबकि आप जानते होंगे लोहाघाट जो सबसे ज्यादा फेमस है लोहे के बर्तनों के लिए लोहाघाट सबसे ज्यादा फेमस है। तो वो क्या करते थे, अपने बर्तनों को, अपने उत्पाद को यहाँ पर जो सैनिक छावनी है लोहाघाट में वहां बेचने जाते थे। लेकिन जब उनको पता लगा कि जो हमारे ब्रिटिश अधिकारी है वो क्या कहते हैं, हमें किसी प्रकार का समर्थन नहीं देते हैं बल्कि हमारा शोषण करते हैं, किसके द्वारा? कुली बेगार के द्वारा। तो उन्होंने इसका विरोध करने का यहाँ पर निर्णय लिया और उन्होंने डिसाइड किया कि हम अपने उत्पाद को सैनिक छावनी लोहाघाट में नहीं बेचेंगे। उसके बाद की घटना क्या हुई आपकी? उसके बाद 1850 में एक बिसाड़ नाम की जगह है पिथौरागढ़ में, यहाँ के ग्रामीणों ने इस कुली प्रथा का विरोध भी किया और सर्वप्रथम अपने आप को बेगार मुक्त कराया। उन्होंने कहा कि हम अंग्रेजों की इस बात को नहीं मानेंगे कि ये हमें कोई भी कार्य करने के लिए देते हैं और इसके बदले में कोई भुगतान नहीं करते हैं। तो वो सर्वप्रथम ऐसे ग्रामीण थे पिथौरागढ़ के बिसाड़ जो यहाँ पर गांव है, वहां के ग्रामीणों ने सबसे पहले अपने आप को बेगार मुक्त कराया। उसके बाद यदि मैं बात करूं, उसके बाद हमारे कुमाऊं परिषद में, जबकि आप जानते हैं कि कुमाऊं परिषद का गठन 1916 में हुआ था, तो कुमाऊं परिषद के काशीपुर अधिवेशन में, जो उनका काशीपुर अधिवेशन हुआ था, उसमें यह निर्णय लिया गया कि उत्तरायणी मेले में
इस कुली प्रथा का विरोधी प्रचार किया जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि उत्तरायणी मेला, जो कि जानते हैं कि आप, लगभग मकर संक्रांति के दिन होता है और जनवरी के मास में यह होता है। तो उसमें उत्तरायणी मेले में आपने देखा होगा कि पहाड़ के लोग बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेते हैं। तो ये सबसे अच्छा मौका था कि लोगों को इस कुप्रथा के बारे में बताया जाए, इसलिए उत्तरायणी मेला जो एक सबसे अच्छा यहाँ पर महत्वपूर्ण प्लेस था। उसके बाद यदि बात करें 10 जनवरी 1921 को चिरंजी लाल शाह, बद्रीदत्त पांडे, हरगोविंद पंत सहित यह कार्यकर्ता बागेश्वर पहुंचे इस आंदोलन की अलग जगाने के लिए। और 12 जनवरी को संपूर्ण बागेश्वर में कुली उतार बंद करो नाम से जुलूस निकाला गया। ये कतूर बाजार में और दुग बाजार में, दोनों जगह में ये जुलूस निकाला गया। और सर्वप्रथम उसके बाद बद्रीदत्त पांडे ने यह व्याख्यान दिया कि हमें कुली प्रथा का अंत क्यों करना है और कैसे करना है, इसके लिए क्या रणनीति होगी, क्या हमको यहाँ पर कूटनीति अपनानी पड़ेगी, कैसे हमें अंग्रेजों का यहाँ पर विरोध करना होगा। इस बारे में जो उनके लीडर थे, कुली प्रथा के यहाँ पर जो लीडर थे वह बद्रीदत्त पांडे थे, तो उनके नेतृत्व में यह कार्यक्रम चल रहा था। उसके बाद मैं बात करूं 14 जनवरी 1921 में बद्रीदत्त पांडे व उनके साथ हरगोविंद पंत, उनके साथ चिरंजी लाल शाह और उनके साथ करीबन बागेश्वर में 50,000 लोग यहाँ पर इकट्ठा हो चुके थे इस प्रथा का विरोध करने के लिए। तो उन्होंने यहाँ पर 14 जनवरी 1921 को मकर संक्रांति के दिन सरयू नदी में ये कुली बेगार के जो रजिस्टर हैं उनको नदी में प्रवाहित किया। तो ये काफी यहाँ पर महत्वपूर्ण घटना रही है, काफी ऐतिहासिक घटना रही, जिसका संबंध बागेश्वर से है और पूरे उत्तराखंड में इसकी चर्चा है, पूरे विश्व में इसकी चर्चा है इस कुली बेगार प्रथा का अंत करने का। कि कुली बेगार प्रथा का अंत कहाँ हुआ, बागेश्वर में हुआ, कब हुआ, 14 जनवरी 1921 का हुआ। किसके नेतृत्व में हुआ, बद्रीदत्त पांडे के नेतृत्व में हुआ। उनके साथ आपके चिरंजी लाल शाह, उनके साथ आपके हरगोविंद पंत सहित करीबन यहाँ पर 50,000 कार्यकर्ता यहाँ पर इकट्ठा हो गए थे। तो इतनी बड़ी भीड़ यहाँ पर इकट्ठा हो गई थी। और जबकि आपको पता है कि उस समय अंग्रेजों का यहाँ पर शासनकाल था, तो स्वाभाविक सी बात है कि अंग्रेजों तक ये बात पहुंच चुकी होगी। और उसी दौरान क्या हुआ, इस असहयोग की पहली ये जो आंदोलन था आपका कुली बेगार वाला आंदोलन, इसको असहयोग की पहली ईंट कहा गया और रक्तहीन क्रांति के नाम से संबोधित किया गया। यह आपका एक प्रश्न बन सकता है भविष्य में कंपटीशन एग्जाम में कि ऐसा कौन सा आंदोलन था जिसको रक्तहीन क्रांति कहा गया। तो किसको कहा गया, कुली बेगार जो आंदोलन था उसको रक्तहीन क्रांति के नाम से संबोधित किया गया और इसको असहयोग आंदोलन की पहली ईंट कही गई। असहयोग आंदोलन जबकि आपको पता होगा 1920 में जो शुरू हुआ, तो असहयोग आंदोलन की पहली ईंट इसको कही गई। मतलब ये असहयोग आंदोलन में पहला एक ऐसा प्रयास था जो आगे जाके काफी जाके बहुत ज्यादा फेमस हुआ, चर्चित हुआ। और जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि जब आंदोलन चल रहा था 14 जनवरी 1921 को सरयू नदी के तट पर, जब क्या कहते हैं बद्रीदत्त पांडे, गोविंद बल्लभ पंत और चिरंजी लाल शाह और उनके साथ 50,000 कर्मचारी वहां पर सरयू नदी के तट पर इस रजिस्टर को, कुली बेगार के रजिस्टर को सरयू नदी में प्रवाहित कर रहे थे। तो उस समय के जो यहाँ पर डिप्टी कमिश्नर थे, मैं आपको बताऊं उस समय डिप्टी कमिश्नर कौन थे, यहाँ पर डाइबिल नाम के यहाँ पर डिप्टी कमिश्नर थे, जिनको यह भनक लगी थी कि यहाँ पर ऐसी ऐसी घटना को अंजाम दिया जा रहा है, लोग क्या कहते हैं कुली बेगार के रजिस्टरों को नदी में प्रवाहित कर रहे हैं। तो वो तुरंत वहां पर मौके पर पहुंचे सरयू नदी के तट पर और उन्होंने यहाँ पर एक धमकी दी उन लोगों को जिसका नेतृत्व बद्रीदत्त पांडे कर रहे थे। उनको यहाँ पर धमकी दी कि भैया आप यहाँ से हट जाओ, नहीं तो आपको गोलियों से भून दिया जाएगा, आपको यहाँ पर गोलियों से भून दिया जाएगा यदि आप नहीं हटे। लेकिन बद्रीदत्त पांडे ने कहा कि यहाँ पर जो जितनी बड़ी भीड़ खड़ी है, क्या कहते हैं, आप इस भीड़ का सामना नहीं कर सकते। वहां पर 50,000 व्यक्ति वहां पर खड़े थे उनका विरोध करने के लिए। तो तब जाके फिर अंत में क्या हुआ, डाइबिल जो यहाँ पर डिप्टी कमिश्नर थे उनको पीछे हटना पड़ा और इस प्रकार यह एक सफल आंदोलन यहाँ पर संपादित किया हुआ। तो ये छोटी छोटी मगर मोटी बातों में मैं आपको आज के लिए ये टॉपिक इतना बताना चाहूंगा। आगे भी मैं आपको ऐसे छोटे छोटे टॉपिक लेके फिर आता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।